जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई, आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए, झुझुलाते हुए बोली। रचना की सास बिमला जी बोली, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में थी नहीं, वरना तुमसे पूछकर ही तुम्हारे कमरे में आते। रचना ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ बेटे के पैसे लुटा जा रहे हो। बिजली का भी बिल आता है मम्मी जी, पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्च निकालते हैं, मगर आप लोगों को तो बस हजारों खर्च बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के ही लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में, सब आपके बेटे की मेहनत का है, इसलिए आइंदा से एसी का किसी भी महंगी चीज़ को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाज़त बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। बिमला जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो तुम्हारे ससुर जी का इज्जत का ही लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोल ली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। हम थोड़े दिन में वैसे भी गांव वापस जाने वाले हैं, इसलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। रचना बोली, थोड़े दिन के बाद क्यों? कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज़्यादा होता है, इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाए। खैर, गांव जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। बिमला जी और पति रमेश जी इतना समूह लेकर कमरे से बाहर आ गए। बेटा मनोज बहुत सालों से माता पिता को गांव में से शहर लाने का लिए जोर दे रहा था, मगर जब बिमला जी और रमेश जी गांव नहीं आए, तो इस बार वो खुद ही उन्हें गांव लेने आ पहुंचा था। अब वो बिमला जी और रमेश जी ने भी बेटे के जिद के आगे घुटने टेक दिए और वो मनोज के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार शहर आए थे, इससे पहले भी वो एक बार मनोज के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे, मगर रचना, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह मनोज के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि मनोज के माता पिता गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी उससे छिन गई हो। न उसे पहले की तरह बाहर घूमने मिलता, न आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने को मिलता। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनता, क्योंकि मनोज कहता है कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद। मनोज बाहर घूमने का नाम भी लेता तो उसके माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति ये प्यार रचना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मनोज अपनी माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख रचना को बहुत जलन महसूस होती थी। मनोज अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख रचना जल भुन जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती।
क्योंकि वो भली भांति जान चुकी थी कि मनोज अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। रचना घर में मनोज के सामने तो अच्छे से रहती, मगर मनोज के ऑफिस जाते ही वो मनोज के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए मनोज के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। मनोज बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही मनोज की शहर में ही नौकरी लग गई और शहर में रहने लगा। रचना भी मनोज की अपनी ही पसंद थी। मनोज ने शहर में बड़ा मकान ले लिया था, जिसमें सारी सुख सुविधा उपलब्ध थी। बड़ी गाड़ी ले ली थी और वो चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहे। माता पिता का यूं गांव में अकेले रहना मनोज के बहुत खिलता था। वो कहता था, जब यहाँ हम सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। रचना को अपने पति के पैसे पर बहुत घमंड था और रचना खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी, जहाँ उसने किसी चीज़ की कमी नहीं दिखी थी। इस बार भी मनोज की जिद के कारण बिमला जी और रमेश जी गांव में आ गए तो मगर रचना हर पल दोनों का अपमान करती। वो यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाएं। बिमला जी और रमेश जी बेटे मनोज को बहू के हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि मनोज को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो मनोज का दिल टूट जाएगा। मनोज तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर रचना उसे तो सास ससुर फूटी आंखों ना सुहाते थे। एक दिन मनोज अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे रचना की आवाज़ आई। रचना बिमला जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती तो आप क्यों करने जाते हो। आपको मशीन में कपड़े लगाने किसने कहा था। आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाली लिक्विड की बोतल में फ़र्क नहीं समझ आता है तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीज़ों को हाथ मत लगाइए। मनोज ने जब रचना का अपनी माँ के प्रति ये बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में बोला, रचना, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से। बड़ों से बात करने का तमीज़ भूल गई हो क्या। रचना बोली, हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज़ बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। मनोज बोला, रचना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। माफ़ी मांगो मेरी माँ से। बिमला जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं मनोज बेटा, मुझसे गलती हो गई। तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। रचना बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। मनोज, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीज़ें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। तुम इन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते हो, बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो। इन्हें मनोज बोला, ये हमारा घर क्या लगा रखा है। तुमने इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी। रचना बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर रचना गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रमेश जी बेटे से बोले, बेटा, तू हमारी गांव की टिकट बनवा दे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में क्लेश हो। मनोज अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, रचना की तरफ से मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर आप दोनों हमको छोड़कर मत जाइए। रमेश जी बोले, बेटा, फ़िलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा। तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। मनोज दोनों की गांव का टिकट बनवा दी और रमेश जी और बिमला जी वापस गांव आ गई।
रचना इतनी घमंडी थी कि माफ़ी मांगना तो दूर, वो कभी अपने सास ससुर से गांव में फ़ोन पर भी बात नहीं करती थी। मनोज को रचना का ये व्यवहार देखकर बहुत दुख होता। कुछ महीने बाद मनोज ऑफिस से आकर बोला, कोमल, बोला रचना थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, जरा खाना तैयार रखना। रचना बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं? लेकिन वो वापस यहाँ क्यों आ रहे हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर उन दोनों को शांति नहीं मिली क्या, जो फिर से कलह डालने आ रहे हैं? एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं चली हमेशा के लिए अपनी मायके, बोलकर रचना बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। रचना ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े थे। रचना बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? रचना की मम्मी जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धा आश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धा आश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहोगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाई करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हम घर से निकाल दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वो लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज़ के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। ये सब सुनकर रचना रोने लग गई और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है। मम्मी, जिसकी सज़ा आज मुझे भगवान ने दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा दुर्व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गया। रचना मनोज से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और अपने माता पिता में फ़र्क नहीं किया। मैं पैसे की चकाचौंध और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं ये भूल गई थी कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही भरते हैं। मैं तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़े का सम्मान करे। मनोज, आज आपके मेरे आँखों पर बंधी पट्टी उतार दी। मनोज बोला, रचना, रिश्तों को अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो दुख आज तुम्हारे माँ बाप ने लिए हो रहे हैं, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माँ पापा के लिए हुआ था, जिस दिन वो दोनों गांव वापस चले गए थे। रचना, बुजुर्गों का ये भौतिक सुख सुविधा नहीं चाहिए होती है, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। मनोज, अपनी मेरी आंखों खोल दी, बोलकर रचना ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फ़ोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगी और वापस यहाँ शहर आने के लिए जिद करने लगी। बिमला जी और रमेश जी ने रचना को माफ़ कर दिया। बिमला जी बोली, बेटा, अगर सुबह का फूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये हमारे लिए काफ़ी है। मनोज बोला, देखा रचना, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ़ कर दिया। ये बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा बुजुर्गों का इज्जत करो। क्या पता वो लोग कब हमारे साथ हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का वो पेड़ है जिसकी छह छात में सुरक्षित रहते हैं। जिस दिन वो पेड़ टूट जाता है हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हो सके तो बुजुर्गों और प्यार सम्मान दे, ताकि वो भी अपने शेष और
दिन हंसकर बिता सके। बुजुर्गों को आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी ना दुखाए। कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार ना करें, उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए होता है।